और भी शेरों और शेरनियों, कैसे हो सबके सब। बोर्ड एग्जाम्स आपके आने वाले हैं, तो आई होप कि सब बच्चे जो है रिवीजन और प्रैक्टिस के ऊपर लगे होंगे। तो रिमेंबर, रिवीजन इज एंड प्रैक्टिस इज द की टू सक्सेस। तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप रिवाइज करेंगे, उतना ही आपके पेपर में परफॉर्म करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है। एक छोटी सी बात आपसे वीडियो में पहले कहना चाहूँगा। देखिए, जैसे आप सबको पता ही है कि मैं क्रिकेट का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। आप लोग मेरे व्हाट्सएप स्टेटस पे देखते ही रहते हैं सबके सब। देखिए, धोनी जो था वो उसने एक शॉट हमें सिखाया है, हेलीकॉप्टर शॉट। ठीक है। और इसके बारे में उसकी जो मूवी है उसके अंदर भी डिस्कस किया गया कि उसने हेलीकॉप्टर शॉट कैसे सीखा, कहाँ से सीखा, क्या किया। मेरा एक सिंपल सा पॉइंट है, किसी भी इंटरनेशनल मैच में वो जो हेलीकॉप्टर शॉट जो वो खेलता है या खेलते थे, तो उस शॉट को इंटरनेशनल मैच में यूज करने से पहले कितनी बार उन्होंने उसको नेट पे प्रैक्टिस किया होगा। ठीक है। जब तक वो उसके अंदर अच्छे से यूज टू नहीं हो गए थे उस शॉट के, ठीक है, तब तक उन्होंने उसको इंटरनेशनल मैच में यूज नहीं किया होगा। तो भाई, किसी भी चीज को मैच में यूज करने से पहले ना उसकी नेट पे प्रैक्टिस करी जाती है। ठीक है। तो प्रैक्टिस इज मस्ट। बार बार उसको रिपीट करना, बार बार उसको प्रैक्टिस करना, ये बहुत जरूरी काम है। तो आप प्लीज चीजों को बार बार रिपीट करिए। एक बार पढ़ के कुछ नहीं होने वाला, एक बार लिख लिया कुछ नहीं होने वाला। उसको थोड़े दिन में फिर से रिवाइज करिए, ताकि रिपीटिशन की वजह से आपके दिमाग में वो चीज परमानेंटली फिट हो जाए। चलिए, तो अब स्टार्ट करेंगे हमारा वीडियो। ये हमारे वीडियो का जो है टेबल ऑफ कंटेंट्स है। हम डिस्प्लेसमेंट करंट के फॉर्मूलाज के बारे में पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे, मैक्सवेल्स इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे, और फॉर्मूलाज रिलेटेड टू ईएम वेव्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर प्रॉपर्टीज ऑफ ईएम वेव्स पढ़ेंगे और ईएम स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे। सो लेट मी रिमाइंड यू, इट इज अ क्विक रिवीजन वीडियो, नॉट अ डिटेल्ड एनालिसिस। ठीक है, ये क्विक रिवीजन वीडियो है। इसके अंदर हम डिटेल्स में नहीं जाएंगे कि कहां पर कैसे कौन सी चीज आई, डेरिवेशन और इस सब में नहीं जाएंगे। सिर्फ एंड रिजल्ट्स और उन्हें कैसे याद रखना है, इस पे हम फोकस करेंगे। जो हमारा पहला टॉपिक है इस ईएम वेव्स के अंदर, दैट इज योर डिस्प्लेसमेंट करंट। तो भाई, डिस्प्लेसमेंट करंट जो डिस्कवर किया था वो मैक्सवेल ने डिस्कवर किया था। ठीक है। अब जो मैक्सवेल ने ये सब बताया कि भाई ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ, इसकी सिर्फ थ्योरेटिकल एनालिसिस उसके पास था। तो यहाँ पर जरा सा ब्रीफ आपको बताना चाहूंगा कि मैक्सवेल ने ईएम वेव्स को जो है ना प्रिडिक्ट किया था थ्योरेटिकली। ठीक है। और इसके बाद हर्ट्ज ने, ठीक है, हेनरिक हर्ट्ज ने इसको प्रूव किया कि भाई उसने प्रैक्टिकली बना के दिखाई ईएम वेव। तो मैक्सवेल ने जो काम किया वो थ्योरेटिकल था। ठीक है। उसने हर चीज की थ्योरी प्रोवाइड करी थी कि भाई ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, लेकिन प्रैक्टिकली ईएम वेव वो बना के नहीं दिखा पाया। ठीक है। जो प्रैक्टिकल ईएम वेव बना के दिखाई गई थी वो हेनरिक हर्ट्ज ने बनाई थी, जो कि उसका फेमस हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट था। ठीक है। और उसके बाद मार्कोनी ने रेडियो वेव्स बना के दिखाई। ठीक है। मार्कोनी ने ही माइक्रोवेव्स भी बना के दिखाई। तो एक सीरीज है कि सबसे पहले जो थ्योरेटिकल एनालिसिस था वो सबसे पहले मैक्सवेल ने किया। उसके पास हर चीज का थ्योरेटिकल एक पूरा डेटा था कि उसने कैसे क्या किया, लेकिन वो प्रैक्टिकली जो ईएम वेव बना के दिखाने वाला सीन है वो किया हेनरिक हर्ट्ज ने अपने हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट के अंदर। और इसके बाद मार्कनी ने रेडियो वेव्स को ट्रांसमिट करके दिखाया। उसने रेडियो बनाया कि भाई हम जो है माइक्रोवेव्स के ऊपर आवाज को बिठाकर ट्रेवल करवा सकते हैं। तो ये सीरीज ऑफ डेवलपमेंट थी इसके अंदर। इस सारे का जो स्क्रैच है, मतलब जो कहते हैं ना फ्रॉम स्क्रैच टू सक्सेस, तो स्क्रैच जो था ना वो डिस्प्लेसमेंट करंट से स्टार्ट हुआ। जो उसका बेसिक है सारा वो डिस्प्लेसमेंट करंट से स्टार्ट होता है। डिस्प्लेसमेंट करंट का सिंबल होता है ID। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट करंट का सिंबल होता है ID। अब मैं यहां पे इसमें एनालिसिस में नहीं जाऊंगा कि भाई डिस्प्लेसमेंट करंट को कैसे प्रेडिक्ट किया गया, क्या क्या कॉन्ट्रडिक्शंस थी, कैसे किया, क्यों किया। मैं सिर्फ आपको यहाँ पे एंड रिजल्ट्स बता रहा हूं। ठीक है।
तो डिस्प्लेसमेंट करंट की सबसे पहले आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो यहां पर हम देख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट की डेफिनेशन। देखिए, तो जो आपका डिस्प्लेसमेंट करंट है उसकी डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन इसकी ये सेट करती है, द करंट विच कम्स इनटू एग्जिस्टेंस इन एडिशन टू द कंडक्शन करंट, जो कि आपका नॉर्मल करंट है, व्हेनेवर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड हेंस इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंजेस विद टाइम। जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फ्लक्स टाइम के साथ साथ चेंज करता है, तो उस चेंज की वजह से जो करंट बनता है ना, उसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, यहां पर मेन बात का ध्यान रखेंगे कि जो इन एडिशन टू कंडक्शन करंट, तो जो कंडक्शन करंट है ना, वो आपका नॉर्मल करंट है, जो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से बनता है, जिसे कि आप नॉर्मल कन्वेंशनल करंट भी कहते हैं। ठीक है, तो उसके साथ साथ ये एक ऐसा करंट है जो तब बनता है जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एब्रप्टली चेंज कर जाता है विद टाइम। ठीक है, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। This is a Rogowski coil. It is a torus made up of wrapped wire. The idea is that if you have a current going through it, that current is going to create a circular magnetic field, and because these loops of wire are all perpendicular to that circle, each one gets its own voltage, and they all add up and come out the bottom. What that means is if we send a current through here, we can measure its magnetic field and thus measure the current. So this is something of a big old current meter. We're going to use it to look at displacement current. Over here we have a parallel plate capacitor, and we're going to load it with AC voltage. There's a big old gap of air here, so it's not like the electrons that carry current are going to just flow back and forth through there. But we'll find with the changing electric field in between the two plates, there is what's called a displacement current, which is itself equal to the current flowing in the wires. And we can measure that with our Rogowski coil. On screen, the green wave is our input voltage across the capacitor. The blue waveform is the output of our Rogowski coil. It is quite noisy because it's a very sensitive coil, and this setup here does not lend itself to precision. Now, just to show you that it works at measuring regular current, I have a normal circuit here. Here we're measuring a 30 milliamp RMS signal. And we notice when the coil is outside the loop, it's not nearly so clean. Now, displacement current is much more difficult to detect, so the signal is not going to come out nearly as clean. We have enclosed the entire circuit, and we'll find there isn't a huge change in the measured current when I move the coil around. इसका फॉर्मूला देखते हैं।
इसका जो फॉर्मूला है वो ये होता है, डेरिवेशंस कैसे आया, कहां से आया, इस पर नहीं जाएंगे, फिलहाल हमें याद रखना है कि डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है, ठीक है। सो आई डी इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट टाइम्स डी फाई ई बाई डी टी, ठीक है। अब यहां से दो चीजें समझ में आती हैं कि डिस्प्लेसमेंट करंट किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। मैं हर बार आपको बोलता हूं कि किसी भी फॉर्मूला का ना एक माइंड मैप बनाया करो, उसके ब्रांचेस बनाया करो कि ये फॉर्मूला में बता क्या रहा है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला में ये बता रहा है आई डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परमिटिविटी of the medium। जिस मीडियम में डिस्प्लेसमेंट करंट बन रहा है या फिर जिस मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उस मीडियम का जो है ना आपका उस मीडियम की परमिटिविटी कितनी है उस पर डिपेंड करेगा। दूसरी बात यहां से ये समझ में आ रही है, डी फाई बाई डी टी के फैक्टर को देखें तो आई डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू rate of change of electric flux। ID is directly proportional to rate of change of electric flux। तो ये आपका rate of change of electric flux है d phi e by dt, और ये epsilon naught permittivity of the medium। तो इस फॉर्मूला को ध्यान से नोट कर लें कि ये जो ID होता है ये दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम पे और रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर। तो अभी तक हमने इसके अंदर डेफिनेशन कवर कर ली और इसका फॉर्मूला कवर कर लिया। अब हम बात करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। ओके, तो जो प्रॉपर्टीज ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट है ये आपसे पेपर में पूछी जा सकती हैं एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो डिस्प्लेसमेंट करंट बेसिकली वहां बनता है जहां पर स्टेडी कंडीशंस नहीं होती, जहां पर वेरिएबल कंडीशंस होती हैं। तो वेरिएबल कंडीशंस बेसिकली क्या होती हैं कि जहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज कर रहा है, तो चेंजिंग कंडीशंस को हम वेरिएबल कंडीशन या वेरिंग कंडीशंस कहते हैं। तो भाई डिस्प्लेसमेंट करंट स्टेडी कंडीशंस के केस में नहीं बनता, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट करंट तभी बनता है जब वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर वेरिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है ना किसी मीडियम के अंदर होता है। तो इसकी जो पहली प्रॉपर्टी है वो ये है, डिस्प्लेसमेंट करंट मेरा मन तो कर रहा था कि बार बार डिस्प्लेसमेंट करंट ना लिख के मैं इसको डीसी लिख दूं, बट कई बच्चे उसमें डीसी को डायरेक्ट करंट से कंफ्यूज कर सकते हैं, तो इसलिए मुझे बार बार पूरा डिस्प्लेसमेंट करंट लिखना पड़ रहा है। डिस्प्लेसमेंट करंट इज फॉर्म्ड अंडर changing conditions of electric field under the changing conditions of electric field। चौक बदल लेते हैं। सो डिस्प्लेसमेंट जो है, जो डिस्प्लेसमेंट करंट है वो तब बनता है जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करता है, ठीक है। It is not formed under steady conditions। ये steady conditions में नहीं बनता। इट इज नॉट अ करंट, ये कोई करंट नहीं है,
ये ऐड ऑन करता है आपके कंडक्शन करंट को। जहां पर कंडक्शन करंट डिसकंटिन्यूटी फेस करता है तो इक्वेशंस को स्मूथ बनाने के लिए, इक्वेशंस को कॉन्टिन्यूस बनाने के लिए डिस्प्लेसमेंट करंट को सिर्फ कंडक्शन करंट के साथ जोड़ा जाता है। ठीक है, कि भाई यहां तक कंडक्शन करंट था और इसके बाद यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट करंट। यानी कि जहां पर आप कंडक्शन करंट को एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि कैसे बन रहा है, तो वहां पर टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ हम इसे एक्सप्लेन करते हैं कि कंडक्शन करंट के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट करंट भी बन रहा है। देखिए, टुगेदर विद कंडक्शन करंट इट मेंटेन्स कॉन्टिन्यूटी ऑफ करंट। तो जब ये कंडक्शन करंट के साथ इसको हम कॉन्टिन्यूटी मिलाते हैं तो इससे क्या होता है कि आपकी पूरी कॉन्टिन्यूटी मेंटेन हो जाती है पूरे सर्किट की। ठीक है, सुनाओ, ये इसकी 3 प्रॉपर्टीज थी जो कि हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। अब इसकी 4th प्रॉपर्टी है जिसको कि हम स्टडी करेंगे। इसके मैग्नीट्यूड के बारे में बात करेंगे कि भाई जो डिस्प्लेसमेंट करंट है इसका मैग्नीट्यूड और कंडक्शन करंट का मैग्नीट्यूड आपस में कैसे रिलेट होता है। देखिए, जो मैग्नीट्यूड होता है डिस्प्लेसमेंट करंट का वो ऑलवेज इक्वल टू कंडक्शन करंट होता है। कि अगर किसी तार में से, जैसे आपको पता है कैपेसिटर वाला केस हम इसमें यूज करते हैं, अगर सपोज यहां से 2 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है तो यहां जो डिस्प्लेसमेंट करंट फ्लो करेगा ये भी कितना होगा, 2 एम्पियर का होगा। तो ये 1 मार्क क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इफ द कंडक्शन करंट इन द वायर is supposed 2 amperes, then what will be the magnitude of displacement current between the plates of the capacitor? तो आंसर is simply 2 ampere। जितना कंडक्शन करंट होगा उतना ही आपका डिस्प्लेसमेंट करंट भी होगा। सो ये इसकी प्रॉपर्टीज थी डिस्प्लेसमेंट करंट। सो नाउ वी विल स्टडी मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ। देखिए, एम्पियर्स लॉ जो ओल्ड लॉ था वो ये था, closed line integral of magnetic field is equals to mu naught I। ये आपका ओल्ड एम्पियर्स लॉ था। ठीक है, ये आपने मैग्नेटिज्म चैप्टर में पढ़ा होगा। मैक्सवेल ने ये कहा, अब ये इसमें फॉल्ट कहाँ आया, आपको ध्यान से देखना कि भाई इसमें दिक्कत कहाँ आई। इसमें दिक्कत ये आई it could not explain the flow of electric current during the चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। क्योंकि वहां पर जो है ना एक डिसकॉन्टिन्यूटी आ जाती है, बीच में हवा आ जाती है कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में,
तो ये इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि भाई उस केस में करंट फ्लो कैसे कर रहा है। तो जो न्यू वर्जन था, जो मॉडिफाइड वर्जन था, देखिए एक्चुअल सिचुएशन थी क्या, देख लेते एक बार यहां पर। यहां पर तो कंडक्शन करंट फ्लो कर रहा था, अब पॉइंट ये है कि एयर जब प्लेट्स के बीच में आ गई तो एयर इज एन इंसुलेटर, यहां से करंट फ्लो करके दूसरी प्लेट पे कैसे गया और यहां से सर्किट कंप्लीट कैसे हुआ। ठीक है, तो जो ओल्ड वर्जन था ना वो यहां पर ये समझा नहीं पा रहा था कि भाई यहां करंट कैसे मेंटेन हुआ, ये क्योंकि बीच में तो हवा आ गई। ठीक है, तो इस कॉन्टिन्यूटी को मेंटेन करने के लिए मैक्सवेल ने डिस्प्लेसमेंट करंट का सजेशन दिया कि भाई डिस्प्लेसमेंट करंट एक चीज होती है जो उस जगह बनती है जहां पर कि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना वो टाइम वेरिंग होता है। सो मॉडिफाइड वर्जन के अंदर क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट IC, यानी IC तो है ही इसके अंदर, साथ साथ इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट करंट को भी ऐड किया गया। IC तो वहां काम आता है जहां पर आपकी तार में से करंट जा रहा है। ठीक है, बात समझ में आ रही है, कंडक्शन करंट है। लेकिन जहां पर दो प्लेट्स के बीच में गैप आ गया वहां पर जो है ना जो आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उसके हिसाब से करंट बनता है, जिसको कि हम डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं। सो दिस इज द मॉडिफाइड वर्जन ऑफ एम्पियर्स लॉ। तो इसको ध्यान से पढ़ेंगे। ओल्ड वर्जन में दिक्कत क्या थी और उसको एक्सप्लेन कैसे किया गया मैक्सवेल ने, फिर इसका नाम दिया गया मैक्सवेल एम्पियर्स लॉ या फिर मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ। ठीक है, आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जो हमारा थर्ड टॉपिक था दैट वाज मैक्सवेल्स इक्वेशन। तो मैक्सवेल ने एक सेट ऑफ 4 इक्वेशंस हमें दिया कि भाई जो भी ईएम वेव बनेगी दैट शुड फॉलो दीज 4 इक्वेशंस। ठीक है, इसमें से मैक्सवेल की तो सिर्फ एक ही इक्वेशन थी जो कि अभी हमने डिस्कस करी, मैक्सवेल एम्पियर लॉ वाली। बाकी जो है ना उसने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटोस्टैटिक्स के अंदर से या मैग्नेटिज्म के अंदर से उसने इक्वेशंस उठाई और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से इक्वेशंस उठाई। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटोस्टैटिक्स यानी कि मैग्नेटिक फील्ड और लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को यूज करके उसने एक सेट ऑफ इक्वेशंस दिया, जिससे कि उसने कहा कि भाई कोई भी जो ईएम वेव होगी वो इन सारी इक्वेशंस को फॉलो करेगी। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहली थी ये आपने चैप्टर नंबर 1 में लास्ट टॉपिक में पढ़ी होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर, गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसके बेस पे प्रूव किया गया ट्रांसवर्स नेचर ऑफ द ईएम वेव। ठीक है, तो भाई गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपको हेल्प करता है ये प्रूव करने में कि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो वाइब्रेट करता है या ऑसिलेट करता है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ ईएम वेव्स। ठीक है, ये होता क्या है, तो जो आपका गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है वो ये प्रूव करता है कि क्लोज इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इस इक्वेशन को हम यूज, बेसिकली मैं आप इसकी डेफिनेशन नहीं लिखवा रहा हूँ, सिर्फ इक्वेशन बता रहा हूँ आपको ये इक्वेशन याद रखनी है कि भाई गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की ये वाली इक्वेशन होती थी।
नेक्स्ट वी कम टू गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। तो जैसे गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता है वैसे ही गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म भी होता है। फिलहाल ये आपके सिलेबस में नहीं था तो इसको हम डिटेल एनालिसिस नहीं करेंगे, इसका सिर्फ बता रहा हूं कि मैक्सवेल ने इसको यूज किया अपनी 4 फंडामेंटल इक्वेशंस के अंदर जिन्हें कोई भी ईएम वेव फॉलो करती है। ठीक है, और इसको कहां यूज किया गया? तो गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म जो है ना ये आपको हेल्प करता है ये प्रूव करने में कि भाई जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ ईएम वेव्स ऑसिलेट करता है। तो यहाँ पर मैं 2 इक्वेशंस देखी और ये दोनों कहाँ कहाँ यूज होती है वो भी मैंने आपको बताया। इक्वेशन इसकी ये है कि भाई किसी भी मैग्नेट में से जो पूरा नेट फ्लक्स निकलता है वो 0 होता है। बात बिल्कुल ठीक है। जितनी लाइंस जो है ना नॉर्थ पोल से बाहर निकलेंगी उतनी ही लाइन साउथ पोल से वापस अंदर भी तो आ जाएंगी। सो दैट मीन्स कि आपका जो नेट फ्लक्स होता है मैग्नेटिज्म के अंदर वो 0 होता है। सो क्लोज इंटीग्रल B डॉट ds इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये 2 इक्वेशंस जो है ना, एक तो गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म और एक गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब देखते हैं थर्ड इक्वेशन। देखिए जो तीसरी इक्वेशन थी वो ली गई फैराडेज लॉ से। फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जो फैराडेज लॉ थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से, उससे ये पता लगा कि जो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है ना या चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स होता है ना उससे एक ईएमएफ सेटअप होता है, यानी कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होता है। तो इसमें इसका यूज कहां किया गया, इसने क्या बताया वो देखते हैं। तो फैराडेज लॉ ऑफ ईएमआई ने ये बताया कि भाई चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जहां पर होता है ना उससे एक ईएमएफ सेटअप होता है या फिर उससे एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होता है। ठीक है, सो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड सेट्स अप एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसकी जो इक्वेशन थी दैट वाज ईएमएफ ई इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ डी बाई डी टी ऑफ magnetic flux, that is B dot ds। तो भाई जो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है, यानी कि अगर आपका जो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उससे एक ईएमएफ सेटअप होता है। और ईएमएफ बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि ईएमएफ से इलेक्ट्रिक फील्ड से ईएमएफ बनता है। तो अगर ईएमएफ बन रहा है दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेटअप हो ही रहा होगा। सो फैराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ने यह बताया कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है ना उससे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, तो दे कैन कोएग्जिस्ट। उसके बाद मैक्सवेल एम्पियर लॉ, ये तो अभी हमने जस्ट अभी इससे पहले पढ़ा ही था, लेकिन इसका यूज कहां किया गया, इससे 2 बातें आपको बताई गई।
पहली बात बताई गई डिस्प्लेसमेंट करंट, और दूसरी बात क्या बताई गई इससे, दूसरी बात ये बताई गई कि जैसे चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस करता है, वैसे ही जो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करेगा। ठीक है, क्योंकि आई डी जो है दैट इज इक्वल्स टू डी फाई ई बाई डी टी, तो उसकी वजह से जो करंट बन रहा है और करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो ये बताया गया डिस्प्लेसमेंट करंट के मीडियम से कि भाई changing electric field induces मैग्नेटिक, जो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस कर देता है। ये बताया गया एम्पियर वाली मैक्सवेल एम्पियर लॉ से। ठीक है, और इसकी इक्वेशन मैं यहां साइड में लिख देता हूं। तो ये इसकी इक्वेशन थी। ठीक है, चलिए जल्दी से हम इसको एक बार एक फॉर्मेट के अंदर लिख लेते हैं, एक क्विक रिवीजन के अंदर इसको बना लेते हैं। ठीक है, जिससे कि आपको एक फटाफट आइडिया हो जाएगा कि कौन कौन सी मैक्सवेल इक्वेशंस थी। तो सबसे पहली थी गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो ये क्या थी, क्लोज इंटीग्रल E डॉट ds is equals to enclosed charge divided by epsilon naught। ठीक है, इसके बाद गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म के अंदर जो गॉस लॉ था उसे हम कैसे यूज करेंगे, क्लोज इंटीग्रल B डॉट ds शुड बी इक्वल टू 0, जितना फ्लक्स आया उतना फ्लक्स बाहर निकलना चाहिए। अब इसके बाद हम देखेंगे कि भाई फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो ईएमएफ इंड्यूस होता है दैट इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ डी बाई डी टी ऑफ दिस। ठीक है, तो जितना फ्लक्स बन रहा है उसको जो है ना हम डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये आपकी चार इक्वेशंस हैं जो कि हम यूज करते हैं मैक्सवेल इक्वेशंस के फॉर्म में। कोई भी ईएम वेव जो बनेगी वो इन चारों वेव्स को, इन चारों इक्वेशंस को फॉलो करेगी। तो आई होप कि आपको मैक्सवेल इक्वेशंस का टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए सबसे पहला फॉर्मूला इसके अंदर हम देखते हैं, एनर्जी ऑफ एन ईएम वेव। जो ईएम वेव की जो एनर्जी होती है वो किससे रिलेटेड होती है,
एनर्जी ऑफ फोटॉन्स, एनर्जी ऑफ फोटॉन्स निकालने के लिए आप किस फॉर्मूला का यूज करेंगे? E इक्वल्स टू H इंटू न्यू, ये होता है प्लैंक्स लॉ, दिस इज प्लैंक्स लॉ, E इक्वल्स टू H इंटू न्यू हो जाएगा। अब यहां से इसका एक और वर्जन आता है, E इक्वल्स टू एच सी अपॉन लेमडा, जो न्यू होता है दैट इज C अपॉन लेमडा, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट डिवाइड बाय इट्स वेवलेंथ। तो यहां पर E इक्वल्स टू एच सी अपॉन लेमडा भी कर सकते हैं इसको। मोमेंटम ऑफ ईएम वेव्स, इस पे मेरा एक डिटेल्ड वीडियो भी आने वाला है जल्दी। मोमेंटम एंड एनर्जी ऑफ ईएम वेव्स, ट्रांसवर्स नेचर ऑफ ईएम वेव, इसके ऊपर मेरा एक डिटेल्ड वीडियो आएगा, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर मैं आपको सिर्फ एक फॉर्मूला बता रहा हूँ कि मोमेंटम ऑफ ईएम वेव्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। पहली बात तो P इज इक्वल टू यू डिवाइड बाई सी। एनर्जी को अगर आप वेलोसिटी से डिवाइड कर दोगे, एनर्जी को अगर आप वेलोसिटी से डिवाइड कर दोगे तो वहां से आपका मोमेंटम कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। सो P इज इक्वल टू यू डिवाइड बाई सी होता है। अब डी ब्रोगली ने एक इक्वेशन दी थी, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, तो वहां से भी हम मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हैं अगर एक फोटोन के लिए कैलकुलेट करना हो। तो अगर एक सिंपली फोटोन के लिए हमें जो मोमेंटम कैलकुलेट करना हो तो P इज इक्वल टू एच बाई लेमडा हो जाएगा। अगेन आप लेमडा को पुट कर सकते हैं C बाई न्यू, तो यहां से फॉर्मूला बन जाएगा H न्यू बाई C। और देखिए फिर से घूम के कहां पे आ गए, H इंटू न्यू क्या होता है? एनर्जी, ये तो लिखा था एनर्जी डिवाइड बाई स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। तो फिर से घूम के आप वापस वहीं पर आ गए, ये पूरा एक सर्कल बन जाएगा इसका। सो P होता है U बाई C, और अगर हम एक फोटोन की बात करें तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली इक्वेशन P इज इक्वल्स टू H बाय लैम्डा, लैम्डा को आप पुट कर सकते हैं C बाय न्यू, तो फिर से घूम के इक्वेशन आएगी H इंटू न्यू डिवाइड बाय C, और H इंटू न्यू क्या होता है? एनर्जी। तो यहाँ पर हमने यही बोला था P इज इक्वल टू एनर्जी डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। स्पीड ऑफ ईएम वेव, अब जो स्पीड ऑफ ईएम वेव होती है ये किसके बराबर होती है, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो स्पीड ऑफ ईएम वेव के बेसिकली 3 डिफरेंट वर्जन्स हैं, मैं आपको सारे वर्जन्स यहां पर बताऊंगा। सबसे पहला C इक्वल्स टू लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी, सबसे बेसिक फॉर्मूला कि स्पीड ऑफ जो ट्रांसवर्स वेव होती है दैट इज इक्वल्स टू, या स्पीड ऑफ वेव क्या होती है, वेवलेंथ को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब जो स्पीड ऑफ लाइट है या स्पीड ऑफ ईएम वेव है वो सिर्फ मीडियम पे डिपेंड करती है। अगर आपको लाइट की स्पीड चेंज करनी है तो आपको उसका मीडियम चेंज करना पड़ेगा। तो जिस भी मीडियम के अंदर आप लाइट को ट्रेवल करवा रहे हैं तो C इज इक्वल्स टू 1 बाय म्यू इंटू एप्सिलॉन हो जाएगा, ठीक है। म्यू उस मीडियम की जो है परमेबिलिटी और एप्सिलॉन उस मीडियम की परमिटिविटी। तीसरा फॉर्मूला जो आपको स्पीड ऑफ लाइट से रिलेटेड याद रखना है दैट इज C इज इक्वल्स टू रेशियो ऑफ E नॉट बाय B नॉट। ये 3 फॉर्मूलाज हैं जो आपको स्पीड ऑफ ईएम वेव से रिलेटेड याद रखने हैं। सबसे पहला C इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू एफ, उसके बाद C इज इक्वल्स टू 1 बाय अंडर रूट ऑफ म्यू इंटू ई, और जो तीसरा है दैट इज C इज इक्वल्स टू E नॉट डिवाइड बाय B नॉट। ये आपको अच्छे से याद रखने हैं इसमें। चलिए नेक्स्ट जो है हमारे पास आता है दैट इज रेडिएशन प्रेशर।
ईएम वेव्स जब किसी सरफेस के ऊपर गिरती हैं तो ऑब्वियस सी बात है उसके ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करती है क्योंकि इनके अंदर मोमेंटम होता है, ठीक है। तो भाई फोर्स एक्सर्ट करेंगी तो जिस भी सरफेस पे गिरेंगी उसके ऊपर एक प्रेशर एक्सर्ट करेंगी, हालांकि वो प्रेशर बहुत ही छोटा होता है, अभी मैं बताऊंगा कितना होता है। I've got a couple things here. First, I have extremely light paper. So this is lens cleaning paper from my lab. We use it to delicately clean little microscope objectives, and it's very light. It's like mostly air. Right? There's a little bit of mass to it. So this is very light, and this is my green laser pointer, which I have sort of juiced up a little bit. So, I mean, it's still legal, but it's a fairly powerful green laser pointer. So I'm going to shine it on the back of this, and a lot of the light will scatter back because it's white. So we'll get sort of a 2p or a double minimum kick, and we'll see if anything happens, see if we can make it move a little bit. Okay, so it doesn't make a big motion, so you got to look really close. That's why we have the close camera. And now this thing bounces around with the air conditioning, and I think the air conditioning's calm enough. Here we go. See that? तो प्रेशर, जो रेडिएशन प्रेशर है, इसका फॉर्मूला आपके पास होता है इंटेंसिटी डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। हियर आई स्टैंड्स फॉर इंटेंसिटी। सो रेडिएशन प्रेशर का फॉर्मूला होता है इंटेंसिटी डिवाइड बाय स्पीड। अब ये प्रेशर बहुत ही कम होता है, इसको किसी इंस्ट्रूमेंट से नापा नहीं जा सकता था पहले, लेकिन अब हमारे पास इतने सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि रेडिएशन प्रेशर को भी मेजर कर लेते हैं, ठीक है। रेडिएशन प्रेशर बहुत ही कम होता है, ये नियरली 7 × 10⁻⁻⁶ पास्कल्स के आसपास होता है, ठीक है। जो आपका रेडिएशन प्रेशर है, क्योंकि रेडिएशन जब किसी सरफेस के ऊपर टकराएंगी तो उसके ऊपर एक प्रेशर एक्सर्ट करेंगी। हालांकि फोटॉन्स में मास नहीं होता और उनकी एनर्जी भी बहुत कम होती है, तो यहां पर जो रेडिएशन प्रेशर है वो आपका 7 × 10⁻⁻⁶ के ऑर्डर का निकलता है, यानी कि माइक्रो पास्कल्स के अंदर आता है। तो ये बहुत ही कम प्रेशर होता है। फिलहाल रेडिएशन प्रेशर पे अगर न्यूमेरिकल आए तो दैट इज इंटेंसिटी अपॉन स्पीड, ठीक है, इसको याद रखना आपने। इक्वेशंस फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन कैसी होती है, मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन कैसे होती है, ध्यान से देखेंगे यहां पर। देखिए ये होती है आपकी इक्वेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर जो वेव एक्स एक्सिस पे ट्रेवल कर रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड या तो वाई पे होगा या फिर जेड पे होगा, तो हमने इसको वाई पे ले लिया यहाँ पर। ई वाई इज इक्वल टू ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, और साथ में हमने ये भी लिखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ना तो एक्स पे है और ना ही जेड पे है। तो अगर आपको क्वेश्चंस के अंदर ई एक्स इक्वल्स टू ई जेड इक्वल्स टू 0 दिखाई दे तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ इस वाले एक्सिस के ऊपर है, बाकी दोनों एक्सिस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, ठीक है। बी जेड इक्वल्स टू बी नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। अब क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को वाई पे ले लिया था और वेव ट्रेवल कर रही है एक्स पे, तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो सिंबल आएगा दैट इज जेड, और साथ में हमने ये लिखा कि bx और by 0 है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड ना तो x एक्सिस पे है ना ही y एक्सिस के ऊपर है,
अब यहाँ पर कुछ सिंबल्स इस्तेमाल हो रहे हैं, मैं इन सिंबल्स का आपको मीनिंग बता देता हूँ। के जो होता है के होता है प्रोपेगेशन कांस्टेंट, के स्टैंड्स फॉर प्रोपेगेशन कांस्टेंट, और इसकी जो वैल्यू होती है दैट इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय लैम्डा। के इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय लैम्डा होता है, इसको हम एंगुलर वेव नंबर भी कहते हैं, ठीक है। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, दैट इज 2 पाई एफ और इट इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी, ठीक है। तो यहाँ पर k स्टैंड्स फॉर प्रोपेगेशन कांस्टेंट दैट इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा एंड ओमेगा स्टैंड्स फॉर एंगुलर फ्रीक्वेंसी दैट इज इक्वल टू 2 पाई एफ और इक्वल टू 2 पाई बाय टी। तो ये आपका फॉर्मूला रिलेटेड टू ईएम वेव्स था। अभी इसमें और भी फॉर्मूलाज हैं, अभी हमने इसके अंदर 5 इक्वेशंस या 5 टॉपिक्स कवर किए हैं, अभी इसमें और भी टॉपिक्स हैं। नेक्स्ट इज एनर्जी डेंसिटी, तो मैं अभी बात करेंगे एनर्जी डेंसिटी की। क्योंकि यहां पर एनर्जी के साथ हमने वर्ड डेंसिटी यूज किया, ठीक है, यहां पर हमने एनर्जी के साथ वर्ड डेंसिटी यूज किया, तो भाई डेंसिटी का मतलब होता है डिवाइड बाय वॉल्यूम, सो दैट इज इक्वल्स टू जूल पर मीटर क्यूब। अगर हम एनर्जी को वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, अगर हम एनर्जी को वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो यहां पर आपका आ जाएगा जूल पर मीटर क्यूब, ठीक है। अब यहां पर आपको सिंपल सी बात नोट करनी है, एवरेज एनर्जी डेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इसका फॉर्मूला होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर। Average energy density due to magnetic field, it is UB equals to half B नॉट का स्क्वायर बाय म्यू नॉट। तो ये दोनों जो कंपोनेंट होते हैं किसी भी ईएम वेव के, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट और मैग्नेटिक कंपोनेंट, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट और मैग्नेटिक कंपोनेंट जो है वो हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया। नाउ पॉइंट इज दैट कि किसी भी ईएम वेव के अंदर जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट और मैग्नेटिक कंपोनेंट होता है ये आपस में इक्वल होता है, ठीक है। अगर मुझे इसको रिप्लेस करना पड़े आरएमएस वैल्यू से, तो यहाँ पर देखेंगे अगर मुझे इसकी आरएमएस वैल्यू निकालनी हो, ये तो एवरेज वैल्यू थी ना, आरएमएस वैल्यू कैसे निकलती है, जो आरएमएस वैल्यू होती है उसमें सिंपल ई नॉट बाय रूट टू और यहाँ पर सिंपली बी नॉट बाय रूट टू कर देंगे इसको। तो इसको जब इसमें पुट करेंगे तो यहाँ पर जो आरएमएस वैल्यूज अगर हमें निकालनी हो तो ये 1/4 हो जाएगा यहाँ पर।
तो ये आपका आरएमएस वैल्यूज हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटीज की, ठीक है। अब मैं यहां से आपको ये प्रूव करके दिखाता हूं कि भाई इसका प्रूफ जो मैं बता रहा हूं ये पेपर में आ सकता है कि जो टोटल एनर्जी डेंसिटी होती है वो इन दोनों का सम होती है हमेशा। ये तो एवरेज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड कर लिया, लेकिन अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि भाई टोटल एनर्जी डेंसिटी कितनी होगी, ध्यान से देखेंगे। तो टोटल एनर्जी डेंसिटी निकालने के लिए आपको इसको ऐड करना पड़ेगा, और अगर आरएमएस में निकालनी है, ये तो एवरेज थी, अगर आपको आरएमएस में निकालनी है तो 1/4 तो ये हो जाएगा आपका आरएमएस वैल्यू, ठीक है। टोटल एनर्जी ऐसे निकाली जाती है। अब हम यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करेंगे, जो स्पीड ऑफ लाइट का जो फॉर्मूला था 1/√μ0 वो कैसे आया यहाँ पर देखेंगे। देखिए, जो एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर देखिए सिंपल, हमने यहाँ पर क्या किया कि जो E0/B0 था उसको हमने C के बराबर ले लिया, तो C² इक्वल्स टू 1/μ0 होता है। तो जस्ट एक फॉर्मूला, एक स्टेप रह गया इसके अंदर, C इक्वल्स टू तो इस तरीके से हमने इसको प्रूव कर दिया कि ये इसकी स्पीड ऑफ जो लाइट थी दैट इज 1/μ0 के बराबर हो गया, ठीक है।